दोस्तों आज हम आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 अर्थात भारतीय दंड संहिता के बारे में जानेंगे कि इंडियन पेनल कोड क्या है, यह किस तरीके से लागू होता है और इसकी विस्तारित कार्यशीलता का स्वरूप क्या है। तो आइए जानते हैं आईपीसी क्या है। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्राचीन भारत में दंड के विभिन्न विधानों की व्यवस्थाएं थी और इस दंड के विभिन्न विधानों की यात्राएं भी विभिन्न स्वरूपों में संचालित हुई। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में दंड के विभिन्न स्वरूप थे, जिसमें हमने देखा कि मनु के द्वारा शासित राज्य जो में अर्थात मनुस्मृति में जो निहित हैं उसमें दंड की विभिन्न व्यवस्थाएं बताई गई है। साथ ही याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी दंड के विभिन्न स्वरूपों को वर्णित किया गया है कि किस तरीके से तत्कालीन समय में राज्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए नागरिकों को एक व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए दंड के विधानों की व्यवस्था की गई थी, ताकि नागरिक जो हैं अपनी शक्तियों का अनियंत्रित और मनमाने तरीके से उसका प्रयोग न कर सकें, अर्थात अवैधानिक तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करें। इसी तरीके से हमने देखा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के इकोनॉमिक्स में भी दंड के विभिन्न विधानों की व्यवस्था की गई है। किस तरीके से राजा अपनी प्रजा के हितार्थ दंड के विधानों की व्यवस्था करता था, ताकि प्रजा के कल्याणार्थ कोई कार्य किया जा सके और कोई व्यक्ति अगर किसी कानून का उल्लंघन करता है या किसी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो किस तरीके से उसको दंडित किया जाएगा। इसी संदर्भ में अगर हम आगे देखते हैं तो भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड संहिता की विधान की यात्रा में हमने देखा कि धीरे धीरे हमने देखा कि मुगल काल, अतः ये मैं बात कर रहा हूँ भारतीय दंड आईपीसी के प्रभावी होने से पूर्व दंड के विभिन्न स्वरूप क्या थे और किस तरीके से वो लागू होते थे, क्योंकि आईपीसी तो बाद में अपने एग्जिस्टेंस पे आई। हमने देखा कि भारतीय मुगल काल में अर्थात अकबर के समय में भी, अकबर के शासनकाल में भी शासनकालीन व्यवस्था को एक व्यवस्थित क्रम में चलाने के लिए दंड की व्यवस्था की गई थी। फिर हमने इसके बाद अगर हम देखते हैं लॉर्ड मैकाले ने इसके बारे में जब लॉर्ड मैकाले के शासनकाल के समय में जब लॉर्ड कैनिंग वायसराय था उस समय में भी आईपीसी के ड्राफ्ट को लाया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1833 में ब्रिटेन की संसद में दंड विधानों के संहिताकरण का प्रस्ताव पेश किया गया, अर्थात 1833 में 1833 में ये जो आईपीसी का जो शुरुआती हम कह सकते हैं इनिशियल फेज था उसको एक ड्राफ्टिंग किया गया कि उसका एक कैटेगराइज किया गया कि किस तरीके से उस फॉर्म को उस स्वरूप को लाया जाएगा, प्रस्ताव पेश किया गया। 1834 में भारतीय आयोग का गठन किया गया, अर्थात 1834 से शुरू होती है आईपीसी के स्वरूप के अस्तित्व माने की यात्रा। अर्थात आईपीसी अपने वास्तविक स्वरूप में जब जन्म लेती है तो 1834 से शुरू होती है, क्योंकि अब यहाँ से भारतीय आयोग का गठन किया गया। अर्थात जो आयोग था अब वो भारत के लिए काम करेगा, अर्थात भारतीय लोगों को, भारतीय जनमानस को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस देते हुए इस आयोग का गठन किया गया। इसमें यह बताया गया कि प्रस्ताव आयोग का गठन किया गया जिसमें एक प्रारूप पेश किया गया था, जिसमें बाद में बेथ्यून एम पीकॉक की अध्यक्षता में इसमें संशोधन किया गया। 6 अक्टूबर 1860 में ब्रिटिश विधानमंडल में इसको पारित किया गया, क्योंकि जब 1834 से इसकी यात्रा शुरू हुई तो 1860 में इसमें ब्रिटिश विधानमंडल में पारित किया गया। तत्कालीन समय में भारत जो था ब्रिटिशर्स के अधीन था, अर्थात भारतीय भारत जो था एक स्पष्ट स्वतंत्र स्वरूप में नहीं था। तो जो भी कानून, जो भी धाराएं या जो भी आईपीसी का निर्माण होता था, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य सामाजिक व्यवस्था है, तो उनके बारे में जो भी प्रारूप या कानून बनते थे कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश संसद में बनते थे। इसी के तहत हमने देखा कि 6 अक्टूबर 1860 में ब्रिटिश विधानमंडल में इसको पारित किया गया, क्योंकि ब्रिटिश विधानमंडल ही तत्कालीन समय में बनाए गए कानूनों को प्रभावी रूप से भारत में लागू करती थी। अब इसके बाद हम इसकी जो आईपीसी का जो स्वरूप था ये यहाँ तक आईपीसी अपने निर्माण में आई। अब इसके बाद आईपीसी की धाराओं में हम आते हैं कि आईपीसी की धाराएं क्या क्या हैं, किस तरीके से वो कार्य करती हैं। आईपीसी की धारा फर्स्ट, इंडियन पेनल कोड फर्स्ट आर्टिकल, इसमें संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार। इसमें यह बताया गया कि संहिता का नाम क्या होगा और उसको परिवर्तन अर्थात संहिता किस तरीके से लागू होगी और उसका जो लागू होने के साथ साथ उसकी जो हम कह सकते हैं एक्शन पावर होगी, उसका जो स्वरूप होगा वो क्या होगा, तब कहाँ तक विस्तारित होगी। आईपीसी क्या है, आईपीसी कैसे लागू होगी और उसके स्वरूप क्या होगा और कहाँ तक विस्तारित होगा, इसको बताया गया। इसमें बताया गया संपूर्ण भारत सिवाय जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ के। ये पहले था, अब हमने इसको चेंज किया कि ये अब चेंज हो चुका है, क्योंकि तत्कालीन समय में जब जम्मू और कश्मीर जो था यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, जम्मू और कश्मीर में आरपीसी
रणवीर दंड संहिता लागू होती थी, क्योंकि तत्काल उस समय जम्मू कश्मीर का संविधान भी अलग था। लेकिन जम्मू कश्मीर को भारतीय संसद द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के उपरांत यहाँ पे आईपीसी अपने यथावत रूप में लागू होगी, अर्थात वैसे ही लागू होगी जैसे भारत के अन्य 28 राज्यों में लागू होती है। तो यहाँ पे आरपीसी अब निरस्त होगी या अपने स्वरूप में शून्य होगी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के उपरांत। इसके इसके आर्टिकल 2 में हम आते हैं, तो इसमें भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, अतः इसमें आर्टिकल 2 में यह डिस्क्राइब किया गया है कि अगर कोई अपराध भारत के भीतर किया जाएगा तो उसको किस तरीके से दंडित किया जाएगा। अतः भारतीय नागरिकों द्वारा भारतीय भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कोई अपराध किया जाएगा तो उसमें दंड के विधान है आईपीसी 2 में। आईपीसी 3 धारा 3 में भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। अब यहाँ पे ये बताया गया कि आईपीसी 3 के अंतर्गत अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से इतर भारतीय भौगोलिक सीमा से इतर किसी अन्य देश में जाके कोई अपराध करता है तो उसमें आईपीसी वैसे ही लागू होगी जैसे भारतीय भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए किसी नागरिक ने अपराध किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर जाके भी कोई अपराध करता है तो भारतीय आईपीसी के अनुसार ही विचारणीय होगा। यहाँ पे विभेद नहीं किया गया है कि एक नागरिक ने भारत में अपराध किया और दूसरे भारतीय नागरिक ने भारत से बाहर अपराध किया तो अपराध की कोटि समान है, तो दंडिक प्रवृत्ति या दंड की कोटि भी समान होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपराध की न्यायशीलता प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से कैसे लागू होगी ये दर्शाया गया है। तो हमें छोटे छोटे जो हिडन पॉइंट हैं उनको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यही अक्सर हमें कन्फ्यूजन में लाते हैं, क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर दंड संहिता का विस्तार। राज्य क्षेत्रातीत अर्थात राज्य क्षेत्र में फैले हुए, इसमें दो चीज़ें हैं, राज्य क्षेत्रातीत अर्थात वे राज्य जो भारतीय भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं और वे राज्य जो राज्य क्षेत्रातीत यहाँ पे देखते हैं वे अपराध जो भारतीय भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किए गए और वे अपराध जो भारतीय भौगोलिक सीमा से बाहर किए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराध अर्थात हम ये देखते हैं कि अपराध की कोटि के दो स्वरूप यहाँ पे निर्मित किए गए हैं, अर्थात वे अपराध भारतीय नागरिकों के द्वारा अगर भारत से बाहर किए जाते हैं तो वो आईपीसी 4 के तहत विचारणीय होंगे, और उसी में अगर भारतीय नागरिक किसी भारत द्वारा निर्मित किसी पोत या विमान में किसी अन्य क्षेत्र में जाके कोई अपराध करता है तो वो भी उसी के तहत आईपीसी 4 के तहत ही दंडित होगा या विचारणीय होगा। तो यहाँ पे अपराधी का स्थान, उदाहरण के लिए अगर कोई अपराधी भारत में अपराध करता है और वही अपराधी एक नागरिक अगर भारत में अपराध करता है और दूसरा नागरिक वही अपराध चाइना में जाके करता है तो सेम रूप से यहाँ पे आईपीसी दोनों पे लागू होगी। यहाँ पे अपराध की कोटि सेम होने पर दंड की कोटि डिफरेंस नहीं होगी। तो आईपीसी की धारा 5 आर्टिकल 5 में हम आते हैं, तो आर्टिकल 5 में बताया गया है कि कुछ विधियों का इस अधिनियम पर प्रभाव न डाला जाना, अर्थात कुछ ऐसी विधियाँ होंगी जहाँ पे यह अधिनियम प्रभावी रूप से लागू नहीं होगा या अधिनियम का जो प्रभाव है वो शून्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए है कि आईपीसी की जो अपनी एक दंड की आईपीसी का जो अपना एक प्रभाव क्षेत्र है वो वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो वो कौन से वो हैं प्रभाव अधिनियम है, अर्थात भारत सरकार सेवारत कर्मी, अर्थात भारत सरकार में सेवारत कर्मी, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह और अधिध्वजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे आईपीसी की जो धारा 5 है बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली है। इसमें क्या बताया गया, कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न डाला जाना, अर्थात वो कौन सी विधियाँ होंगी जहाँ पे ये अधिनियम का प्रभाव नहीं होगा, अर्थात वो विधियाँ अपने स्वरूप में ही प्रभावी रहेंगी। वो कौन सी हैं, भारत सरकार, सेवारत कर्मी, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह और अधित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो आईपीसी 5 ये बताया गया, उदाहरण के लिए अगर कोई सेवारत कर्मी सपोज नौसैनिक अगर कोई ऐसा विद्रोह अपनी सेना के खिलाफ ही कर देता है, उदाहरण के लिए अगर कोई थल सैनिक है या कोई एक सैनिक है, अगर वो अपनी सेना में ही कोई ऐसा अपराध कर देता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो व्यक्ति
न सिर्फ सेना के कानून द्वारा दंडित किया जाएगा बल्कि आईपीसी के तहत भी दंडित किया जाएगा। वहाँ पे यह बात स्पष्ट होगी कि आईपीसी तो अपने स्वरूप में प्रभावी होगी, साथ साथ सेना का कानून भी उस पर लागू होगा। अतः सेना का कानून लागू हो गया इसलिए आईपीसी प्रभावी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही आईपीसी प्रभावी होने से सेना का कानून अप्रभावी होगा। अतः सेना के कानून के तहत भी उस सैनिक को दंडित किया जाएगा, प्लस आईपीसी के तहत भी दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बारीक अंतर यह है, सूक्ष्म अंतर यह है कि आईपीसी अपने मूल स्वरूप में प्रभावी होगी, प्लस सेना का कानून अपने मूल स्वरूप में प्रभावी होगा। क्योंकि सैनिक ने सेना में रहते हुए अपराध किया है, इसलिए उसको सेना के कानून के तहत भी दंडित किया जाएगा, ताकि सेना के कानून के तहत दंडित करने के साथ साथ उसको हम कह सकते हैं कि जो उसने सेना के आचरण का उल्लंघन किया, नियमावली का उल्लंघन किया गया है, सेना के नियमावली का उल्लंघन किया है, उसके लिए दंडित, प्लस आईपीसी उस पर लागू, आईपीसी के अंतर्गत आने वाले अपराध उसने किए, इसलिए आईपीसी वहाँ पे लागू होगी। क्योंकि आईपीसी का प्रभाव क्षेत्र में भी वो आ रहा है, प्लस सेना के कानून के प्रभाव क्षेत्र में भी वो आ रहा है, इसलिए वहाँ पे उसको दंडित किया जाएगा। अब आते हैं हम धारा 6। धारा 6 में ये बताया गया कि साधारण स्पष्टीकरण संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाएगा। अर्थात संहिता में जो परिभाषाएं की गई हैं उनको कुछ अपवादों के अधीन समझा जाएगा। अर्थात वो अपवाद कौन से हैं? इस संहिता में सर्वत्र अपवाद, इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, अर्थात इस संहिता में दी गई, इस संहिता में जहाँ सर्वत्र अपराध मतलब अपराध हर जगह कहीं पे भी किया जा रहा हो कि हर परिभाषा, अर्थात ऐसा अपराध जो कहीं पे भी किया जा रहा हो, चाहे वो भारत में किया जा रहा हो, भारत से बाहर किया जा रहा हो, बस वो अपराध की परिभाषा में आना चाहिए। हर दंड का उपबंध, अर्थात प्रत्येक वह दंड जो इस अपराध के तहत अपराध की कोटि में आता है के रूप में निर्मित या दृष्टांत उसको उदाहरण किया गया, उसको नोटिस किया गया। साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय के अंतर्विष्ट अपराधों में अध्ययन समझा जाएगा। इसमें यह बताया गया कि अगर इस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपराध की किसी भी कोटि में अपराध करता है, चाहे वो श्रेणी छोटी हो अपराध की, चाहे बड़ी हो, तो कहीं ना कहीं वो अपराध के अंतर्गत ही आएगी और उसको उस अपराध की कोटि के तहत दंडित किया जाएगा। उदाहरण के लिए इसमें सिंपली यह कहा गया कि अगर एक व्यक्ति ने चाहे 1 पैसे की चोरी की हो, चाहे 10 पैसे की चोरी की हो, चाहे 10 रुपये की चोरी की हो, चाहे 1000 रुपये की चोरी की है, कहीं ना कहीं वो चोरी के तहत उसने अपराध किया है, उसने चोरी की है, इसलिए वो अपराध के तहत दंडित किया जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि वो 1 पैसे की चोरी की है तो 1 पैसे के अनुरूप ही उसको दंडित किया जाएगा। उसने 1000 रुपये की चोरी की है तो 1000 रुपये की चोरी के अनुरूप ही उसको दंडित किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये हमारी न्यायशीलता, आईपीसी की न्यायशीलता की कोटि को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषा अंतर्विष्ट हैं, अतः अपराधों की परिभाषाओं में वो आती हैं, यह अभिव्यक्ति नहीं करती हैं कि एक 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता है। अर्थात ये धाराएं ये मान के चलती हैं कि 7 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति भी अपराध कर सकता है, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जाएंगी जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन ये दी गई है कि अगर कोई एक व्यक्ति जो 7 वर्ष, एक बालक जो 7 वर्ष का है, अगर उसने कोई उदाहरण के लिए ऐसा अपराध कर दिया जो आईपीसी के तहत आता है, तो हम उसको ये नहीं मानेंगे कि 7 वर्ष का बालक या 7 वर्ष 7 ईयर का चाइल्ड जो है अबोध होने के नाते ये अपराध नहीं कर सकता, या अपराध किया तो ये अपराध की कोटि में नहीं आता। हाँ, उसको दंडित किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, ये विचारण ही है, लेकिन वो अपराध की कोटि में आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अपराध है, अर्थात अपराध चाहे वो किसी 60 ईयर के व्यक्ति ने किया हो, 30 ईयर के व्यक्ति ने किया हो, या 7 ईयर के व्यक्ति ने किया हो, लेकिन अपराध है, इसलिए वो अपराध की कोटि में आएगा। लेकिन अपराध किन कंडीशन में किया गया, किस सिचुएशन में किया गया, और किस मेंटल हम कह सकते हैं मेंटल पोजीशन में किया गया, ये निर्भर करता है कि अपराध की कोटि कहाँ तक लागू होगी। एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना यौ को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ यौ सदोष परिदोष अपराध में दोषी नहीं है, किंतु यौ को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, इसलिए यह मामला साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है, जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए तो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा समझने की कोशिश ये है कि अगर सपोज 2 व्यक्ति हैं, एक राम है, श्याम है। राम और श्याम आपस में गहन मित्र हैं। अगर राम को ये लगता, राम एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, और राम को यह लगता है कि श्याम ने यह अपराध किया है या श्याम यह अपराध कर सकता है, अर्थात आशंकित है, तो राम श्याम को अपने पद में रहते हुए
या पद के तहत जो उसके कर्तव्य हैं, कर्तव्यों से बधा होने के नाते वो श्याम को अपराध करने से पूर्व ही पकड़ लेता है। तो इसमें श्याम यह नहीं कह सकता है कि मैंने अपराध किया ही नहीं। कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि उसका इंटेंशन क्या था, अर्थात उसकी अपराध करने की प्रवृत्ति तो नहीं थी, कहीं वो बाद में अपराध तो नहीं कर सकता। इसलिए इसमें श्याम राम पे ये आरोप नहीं लगा सकता कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, क्योंकि जो राम है वो अपने पद में बने रहते हुए अपने पद में दायित्व से बधा हुआ है। जब वो पद में है तो अपने पद के दायित्व से बधा हुआ है, इसलिए वो अपराध होने से पूर्व ही आशंकित व्यक्ति को पकड़ सकता है, ताकि अपराध अपराधी को अपराध करने से पूर्व ही रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं ये हमारी आईपीसी के, हम कह सकते हैं कि पूर्व, कहीं ना कहीं ये हमारी आईपीसी की न्यायशीलता की फोरकास्टिंग एबिलिटी को दिखाता है। अर्थात पूर्व पहले से ही हम संभावनाओं को खगा लेते हैं कि कहाँ पे अपराध होगा या कहाँ पे नहीं होगा। तो ये आईपीसी की न्यायशीलता के चरित्र को दर्शाता है कि अपराधी को पहले ही क्यों रोका जाए, अपराध होने से पहले ही। तो इसका तात्पर्य यह है कि अपराधी को अगर हम पहले रोक देते हैं तो हम हमारे अतिरिक्त संसाधनों का व्यय नहीं होगा जो अपराधी को न्यायिक प्रक्रिया से गुजारने में होता है। तो दोस्तों, हमें छोटे छोटे अंतरों को समझने की ज़रूरत होती है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। और इस तरीके से हमने आज जाना कि आईपीसी की क्या है और आईपीसी की पहले से ले फर्स्ट आर्टिकल से लेकर 6 आर्टिकल में वर्णित विषय क्या है और इसके वास्तविक निहितार्थ क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।